हानुका हाई स्कूल का एक एवरेज स्टूडेंट है जिसे पता है कि उसे उसके लाइफ में कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ना तो कूल है, ना अमीर और ना ही छपरी। उनकी क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है कागारी, जिसके लिए सारे क्लास के लड़के के साथ साथ लड़कियां भी फिदा है। लकीली वो उसके साथ ही एक ही बस में स्कूल आता है और क्लास में भी वो उसके बगल में ही बैठता है। लेकिन वो दोनों इतने पास होने के बाद भी आज तक कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करी और हम देखते हैं कि वो दोनों काफी अलग लाइफ जीते हैं, जहाँ सारे क्लास के बच्चे कागारी-सान को हमेशा घेर के रखते हैं और हानुका क्लास में है कि नहीं किसी को नहीं पता। एक दिन वो गलती से अपनी इरेजर को गिरा देता है तो कागारी उसे उठा के दे देती है, लेकिन हानुका को नहीं पता कि ये उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके वजह से उसे कागारी के फैन क्लब साइड में ले जाके अच्छे से धोते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि वो उससे कभी भी दोबारा काम ना करवाए। मार खाने के बाद वो तीसरे रूम में जाता है, जहाँ तीसरे उसे कुछ कागज कहीं ले जाने देता है। जब वो कागज को कहीं ले जाने लगता है तभी उसके पीछे से एक लड़की आके उससे पेपर ले लेती है। आप सबको लग रहा होगा कि ये शायद किसी रोमांस एनिमे का स्टार्टिंग होगा, लेकिन नहीं, वो तो असल में कागारी-सान फैन क्लब की मेंबर है जो बस हानुका को उससे दूर रखनी चाहती है, क्योंकि आज कागारी की भी ड्यूटी है। इस तरह से ही वो स्कूल में कागारी-सान की साइड कैरेक्टर बन के जीने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल के नीचे आके कुछ कचरे को फेंकने जाता है तभी वो कचरे के डिब्बे में एक काफी अजीब सा बुनी देखता है, जहाँ पे लिखा है कि आज मौसम अच्छा होगा लेकिन कोई बिल्डिंग आपके ऊपर गिर सकता है। उसे देख के वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन उसी वक्त वो ऊपर देखता है कि स्कूल की क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर रहा है। तभी वो सोचता है कि वो तो अभी भी वर्जिन है, फिर वो बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाता है और ये एनीमे यहीं पे खत्म, ऐसा हानुका सोचता है। लेकिन जब वो अपनी आंखों को खोलता है तब वो देखता है कि वो तो कागारी की बाहों में है, जो एक विच की ड्रेस पहनी हुई है। तब वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी कागारी उसे ज्यादा ना हिलने कहती है क्योंकि वो गिर सकता है। तभी वो देखता है कि वो दोनों तो हवा में ही एक चारों में खड़े हैं। उन्हें दूर से देख के एक लड़की दो बड़े बड़े रोबोट बनीज को उन्हें अटैक करने भेज देती है। जैसे ही वो बनीज अटैक करते हैं तभी कागारी हानुका को ऊपर उछाल के अटैक को डॉज करके उन्हें फायरबॉल से अटैक करके जब नीचे आती है तभी ठीक उसी जगह पे वो हानुका को अपनी बाहों में किसी प्रिंसेस की तरह कैच करके उसे स्वर्ग का एक झलक दिखाती है। रोबोट बनीज फिर से खड़े होकर अपनी तलवार निकालकर उन पर वापस अटैक करने लगता है और इस बार कागारी उन पे फायरबॉल से अटैक करता है। जब वो कुछ भी काम में नहीं आते तो वो उससे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगती है। वो हानुका को अपने पास रहने कहती है, लेकिन जब वो देखता है कि कोई लड़की उसे बुला रही है तो तब वो उससे दूर चला जाता है। लेकिन वहां जाके वो अपने आगे रोबोट बनीज की आर्मी से मिलता है और उनमें से एक आके उसे पकड़ के घुटनों में ले आता है और एक रोबोट एक्स निकाल के उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी करते हैं। उसे लगता है कि वो कुछ सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही एक रोबोट उसकी बलि चढ़ाने ही वाले होता है कि तभी कागारी उन सभी को जला के उसके पास आ जाती है। लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो सपनों में है, तो वो कागारी से कहता है कि वो उसके सपनों में भी काफी खूबसूरत दिखती है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रियल लाइफ में उसे अपनी लाइफ की एक भी सेकंड देगी। लेकिन वो कहती है कि शायद उसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। हानुका पूछता है कि क्यों, तो कागारी जवाब देती है कि क्योंकि वो उसकी प्रिंस है। तब वो उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में कहती है, लेकिन तभी हानुका देखता है कि उसको बचाने की वजह से कागारी की खूबसूरत बालों में आग लग गई है। तब वो उसे पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, जबकि वो तो उसकी बातों को ना मान के भाग गया था और ये उसकी गलती है कि उसकी वजह से उसके बाल जल गए हैं। तभी वो चुपचाप होकर रियलाइज करते हैं कि वो तो एक परवर की तरह उस पर नजर देता है। उसी टाइम में वो देखता है एक रोबोट खड़े होकर उस पर वापस से अटैक करने आया है, तो वो कागारी को बचाने के लिए उसके आगे चला जाता है, बट वो रोबोट उसे एक ही बार में उड़ा देता है। फिर वो कूल बनने के लिए ये कहने की कोशिश करता है कि उसकी बॉडी अपने आप मूव हुआ, लेकिन वो अपनी लाइन को खत्म करने से पहले ही बेहोश हो जाता है। फिर जागने के बाद कागारी उसे एक प्यारी सी हक देती है। आप लोगों को पता है ना मैंने बड़े की जगह प्यारी क्यों कहा। वेल, तो उसे चोट लगने पर कागारी गुस्सा होकर कहती है कि शायद उसे उन सबको पहली बार में ही राख बना देनी चाहिए थी। जिसके बाद वो खड़े होकर अपने अल्टीमेट स्पेल से सारे रोबोट को बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करके खत्म कर देती है। शाम होने के बाद हानुका एक स्कूल की प्राइवेट रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कागारी को, जो उससे कहती है कि वो जो भी देख रहा है वो सब कुछ सपना नहीं बल्कि सच है। वो किसी और दिन उससे सब कुछ बता देगी, लेकिन आज उन्हें घर जानी है। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं, जहाँ कागारी कहती है कि अभी उसको सिर्फ एक ही चीज जानना है कि उसे वो प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वो उसकी मास्टर है। इसे सुन के हानुका कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो उसे कुछ भी और नहीं कहता और बस उसके साथ चलने लगता है। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसके स्कूल के लोग उससे बहुत ही गुस्सा है क्योंकि स्कूल में आते वक्त कागारी बस में उसके साथ बैठ के आता और स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों एक साथ क्लास तक जाते हैं। तभी हानुका सोचता है कि अगर वो उसके साथ और कुछ टाइम रहा तो उसके क्लास के बच्चे उसे मार देंगे, तो वो पेट खराब होने का बहाना देके उससे दूर चला जाता है। लेकिन तभी वो कागारी फैन से मिलता है, जो उसे कॉलर में पकड़ के वार्न करता है कि वो कागारी से दूर रहे। लेकिन तभी कागारी उनके पास आके उसे छोड़ देने कहती है। फिर वो उसकी कॉलर को ठीक करके उन सबको बताती है कि जो भी उसे कुछ करने के बारे में सोचेगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद लंच टाइम में कागारी अपने फैन क्लब के मेंबर के साथ हानुका के पास एक साथ बैठ के अपने
अपने हाथ से खाना खिला के बताते हैं कि ये सब उसने अपने हाथों से बनाई है। हानाको को ये अच्छा तो लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके फैन क्लब उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो सोचता है कि शायद वो उसके फन को खराब कर रहे हैं। तो वो कागारी को वो अकेले खाना खाऊंगा कह के वहां से भाग जाता है, जिससे कागारी गुस्सा होकर अपने आसपास के लोगों के सारे लंच को ही चला देती है। ये करके हानाको को बुरा लगता है। फिर जब वो उस जगह जाता है जहाँ उसके ऊपर बिल्डिंग गिर गया था, वहाँ वो देखता है कि वो जगह तो बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया है। तब वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ एक लड़की आके कहती है कि वो बिल्डिंग गिरने वाला चीज बस एक इल्यूजन था, और वो कंफर्म करती है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि उसने कुछ नोटिस करे बिना ही उसके पास आ गया है। वो उसके पास आके अपनी असली रूप को दिखा के अपनी नाम टेम्पापो कहती है और वो उसे किडनैप करने आई है। तभी कागारी उसे फिर से बचा लेती है। तब टेम्पापो अपनी रोबोट बनीज को बुला के कहती है कि वो उसी की इंतजार कर रही थी। फिर वो अपनी बुनीज को उसके ऊपर अटैक करने देती है और इस बार बहुत सारे बुनीज तलवार और स्पीयर के साथ उनको चारों तरफ से अटैक करते हैं। उसके बाद जब हानाको अपनी आंख को खोलता है, तब वो अपने आगे कागारी को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। तब वो सोचता है कि वो इतने घायल होने के बाद भी कैसे जिंदा है। तो वो बहुत ही बुरा फील करता है कि वो कितना कमजोर है। फिर वो उससे कहता है कि वो कागारी के ऊपर पूरा विश्वास करेगा, लेकिन उससे पहले उसे एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो उससे अच्छा फील करवाना चाहता है तो उसे बस ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कल वो लंच के टाइम ना भागे। तो वो कहता है ठीक है, और कागारी कहती है कि उसे सोच जरूर लगी है, लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो आग से बनी है। तो वो उसे अपनी आंखों को बंद करने दे के अपने मैजिक से सारे रोबोट को उड़ा देती है। जिसके बाद वो रोबोट्स को राख में बदल के टेम्पापो के पास आके हानाको को अपने बाहों में लेके कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। ये कह के वो अपनी स्पेल से उस पर अटैक करती है और टेम्पापो किसी तरह से अपने आगे रोबोट्स को ले आके बस के वहां से भाग जाती है। ये सब होने के बाद हानाको अपनी आंखों को खोल के देखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और कागारी को भी कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और अगले दिन उनकी क्लास में 5 नए स्टूडेंट ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे देख के हानाको सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो सब टेम्पापो और उसकी साथी है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हानाको कागारी को विचक्राफ्ट, टेम्पापो और बाकियों ने उस पर क्यों अटैक किया था इसके बारे में पूछता है। एक दिन वो सुबह सुबह डिसाइड करता है कि आज वो कागारी से सच बात निकाल के ही रहेगा, लेकिन उस दिन वो देखता है कि कागारी उसके साथ बस में एक साथ नहीं आती। फिर वो स्कूल आके अपने शू को भी में डाल के जब क्लासरूम में जाता है, तब वो वहां जाके देखता है कि कागारी तो नए स्टूडेंट के साथ मजे कर रही है। जब हानाको क्लास बोर्ड में देखता है, तब वहां पे टॉर्चर क्लब लिखा हुआ होता है। तब वो सोचता है कि उनकी स्कूल में भला इसके जैसा क्लब क्यों है। फिर वो उससे पूछता है कि वो भला यहाँ कैसे आ गया है, वो तो अपने क्लासरूम में गया था। तब कागारी उससे कहती है कि वो उस पर मैजिक कास्ट की थी, जिसकी वजह से वो बिना किसी नोटिस करे ही वहां पे पहुंच गया। उसके बाद कागारी कहती है कि ये उसकी विच हंट है और उसने डिसाइड की थी कि वो उनको खत्म कर देगी क्योंकि वो सब उनके लिए खतरा हो सकती है। तभी हानाको कहता है कि कम से कम उनके मुंह से वो सेक्स टॉय तो निकाल दो, शायद वो कुछ कहनी जाती है। तो कागारी उसे खोल देती है और कहती है कि वो उन सबको पहले ही खत्म कर देने चाहिए थी, लेकिन उनमें से एक उसके हाथ से भाग गई थी, इसी वजह से वो उनको टॉर्चर कर रही है ताकि वो उनको बचाने आए। फिर हानाको टेम्पापो से पूछता है कि वो लोग भला उसके पीछे क्यों है। तब वो जवाब देती है कि हाँ जरूर कागारी ने उसे कुछ भी नहीं कही होगी, वो बस उसकी बॉडी और उसके अंदर वो सफेद चीज चाहते हैं। ओह, इसे सुन के हानाको शर्माने लगता है। फिर टेम्पापो कहती है कि उसे भी इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अभी तक एक को नहीं पकड़ी। तभी सीलिंग से काले लिक्विड गिरने लगते हैं और उसी काले लिक्विड से वो 5th मेंबर निकल के बाकियों को चुरा लेती है और हानाको को किडनैप करके बाकी चारों को कागारी से लिपटने दे के नीचे वाले फ्लोर में जाके किडनैप कर पाने की खुशी मनाने लगती है। तभी कागारी उसकी सीलिंग को ही तोड़ के नीचे आ जाती है क्योंकि वो सार उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब वो मैं के नजदीक आने लगती है, तब वो कहती है कि वो उसके ज्यादा पास ना आए, अगर वो आए तो वो उसकी पेट को हानाको के गले में काटने दे के खत्म कर देगी। कागारी उसे कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उस लड़की को जला के राख कर देगी। जब वो उसकी नजदीक आने लगती है, तब वो अपने पेट को उसके गले में काटने देके उसे वार्न करती है, लेकिन तभी कागारी हानाको को जला के उसे दूर कर देती है और मैं देखती है कि हानाको के गले में कोई भी चोट नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही चोट कागारी के गले में है। उसे देख के वो अपनी साथियों के साथ वहां से किसी तरह से भाग जाती है। उसके बाद शाम को हानाको अपने आंखों को खोल के देखता है कि वो स्कूल की उसी प्राइवेट रूम में है। वहाँ कागारी अपने गले में गर्मियों के मौसम होने के बाद भी स्कार्फ लगा के बैठी है। वो उससे माफी मांग के कहती है कि वो चाहती थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन अगर चीजें ऐसे ही रही तो वो टावर विशेष की टारगेट बनता ही रहेगा। तो अगर उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए तो उन्हें इन सब की मास्टरमाइंड को ही मारना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कागारी को पता ही नहीं है कि इन सब की मास्टरमाइंड है कौन। ये सब सुन के वो कहता है कि उसकी वजह से ही उसे चोट लगी है, जिसे वो स्कार्फ लगा के छुपा रही है।
वो उसे सब कुछ बताने के अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अकेले लड़े। इसी दौरान एक कॉफी शॉप में उनकी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और कागारी की मॉम काजा ने अपने बहुत ही पुराने राइवल और दुश्मन क्रोनोएरा से 130 सालों बाद मिलती है। वो काजानी को बताती है कि मिरिजिया के स्टूडेंट ने उनके लोगों के साथ दुश्मनी ली है, तो शायद वो उसके साथ ज्वाइन करना चाहेगी। उसी शाम को हानोका को कागारी कॉल करके उससे बाहर मिलने बुलाती है। तब उसे लगता है कि वो दोनों डेट में जाएंगे, पर कागारी बताती है कि वो बस उसे वो कहने बुलाई है जो वो पूछ रहा है। वो उसे कहती है कि वो लोग स्कूल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो लोग एक दुकान पे रुकेंगे। वहाँ चलते चलते कागारी उसे एक कहानी सुनाती है जहाँ वो बताती है कि इस दुनिया में दो तरह के विचेस है, वर्क्स ऑफ विचेस और टावर विच। वर्क्स ऑफ विच वो विच है जो दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके लिए वो लोग जगह जगह वर्कशॉप खोल के लोगों को जमा करके अपने आसपास शहर बचाते हैं। उनका काम है कि उन्हें इसका ध्यान रखना है कि कोई भी मैजिक को बुरे काम के लिए यूज ना करे। वो लोग अलग अलग जगह जाके अपने वर्कशॉप खोल के वही रहते हैं, इसी वजह से उन्हें वर्कशॉप विच कहते हैं। लेकिन टावर विच बहुत ही सेल्फिश होते हैं। वो लोग कोई भी लॉ नहीं मानते। वो लोग अपनी पावर को अपने लिए यूज करते हैं, जिससे बाकी लोगों को चोट पहुंचती है, और अगर वो उनके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद वो दोनों एक शॉप में पहुंच के कुछ खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। तभी एक वेट्रेस उनके पास जाके कागारी से बातें करने लगती है, लेकिन कागारी उससे काफी गुस्सा है, पर वो उसकी बातों को सुनती है, जहाँ वो कहती है कि टाउन में नोइरे आ गई है और उसके साथ बहुत सारे टावर विच भी यहाँ जमा होने लगी है। तभी हानाको देखता है कि वो लड़की तो असल में उनकी स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है और साथ में वो एक वर्कशॉप विच भी है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल के कपड़े खरीदने के लिए मॉल में चले जाते हैं। जब हानाको कागारी के लिए वेट करता रहता है, तभी वो एक क्यूट सी लड़की को देखता है जो एक बच्चे की मदद कर रही है। तभी वो लड़की उसको देख के अपनी जेब से फोटो निकाल के देखती है और वो हानाको ही है जिससे वो ढूंढ रही है। तो वो उस बच्चे को लात मार के हानाको के ऊपर अपनी तलवार निकाल के कूद जाती है, क्योंकि वो भी टावर विच है। तभी उसके बाकी दोस्त भी पीछे से आ जाती है। तभी कागारी उनको जला के अपने प्रिंस को बचाने आ जाती है। तो एक गन निकाल के उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन कागारी आगे आके अपने कपड़े से उनके बुलेट को रोक लेती है। उसके बाद वो अपनी तलवार को लेने जाती है, लेकिन तब कागारी उसे गर्म कर देती है और उसके बाद वो उसी की गन की स्टाइल को कॉपी करके तीनों को उड़ा देती है, जिसके बाद वो तीनों हार मान के 007 की तरह वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद शॉपिंग खत्म करके जब वो दोनों वहाँ से आने लगते हैं, तब हानाको कागारी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे ये सब करनी पड़ रही है। उसे वो पूछता है कि उन सबको शायद उसे सील करके रखना चाहिए, लेकिन कागारी कहते हैं कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद वो उससे मेहनत करने के लिए रेडी होने कहती है, क्योंकि उसकी स्टूडेंट बनना उसके लिए आसान नहीं होगा। इसे सुन के हानाको खुश होकर स्ट्रॉन्ग बनने की डिसाइड करता है। फिर वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ कागारी उसे कहती है कि ये स्कूल असल में एक वर्कशॉप है। उसके बाद वो दोनों हेडमिस्ट्रेस के रूम में जाके उसकी सासू माँ आमीन कागारी की मॉम से मिलता है। अगले दिन वो उसे ट्रेनिंग करवाने के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ रास्ते में वो टेम्पोपो की पार्टी से मिलते हैं। वहाँ कारा कहती है कि शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि कागारी उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। बट टेम्पोपो कहती है कि वो उस पर एक साथ अटैक करेंगे, और जब वो उस पर एक साथ अटैक करते हैं तब कागारी हानाको को अच्छे से देखने दे के उन सबको एक ही ब्लास्ट में उड़ा देती है, जिसको देख के हानाको कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके बाद वो दोनों स्कूल में जाते हैं, जहाँ हानाको को अपनी सू को भी खोलते ही बहुत सारे डेथ थ्रेट की लेटर मिलता है। कागारी उससे देख के कहता है कि ये शायद उसके फैंस ने की है, लेकिन उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब उसे कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद भी वो अच्छे से देख सकता है कि वो लोग उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे क्वीन के साथ एक साथ बैठने को मिलता है और एक ही टीम में खेलने को भी मिलता है। स्कूल खत्म होने के बाद कागारी डिसाइड करती है कि वो दोनों मैजिक की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हानाको कहता है कि आज वो थक गया है, तो वो दोनों घर जाने के लिए बस स्टेशन में चला जाता है। तो वो दोनों बस में आने लगते हैं, लेकिन तभी कागारी नोटिस करता है कि वहाँ बस में कोई अजीब सा मछली हवा में ही उड़ रहा है। फिर जब वो बस के नेक्स्ट स्टेशन को देखता है, तब वहाँ पे डेथ एंड लिखा हुआ आता है, जिसे देखते ही कागारी पीछे देखता है जहाँ पे नोइरे बैठी हुई है, और तभी बस पूरी तरह से खाली हो जाता है। इवन वहाँ कोई भी ड्राइवर नहीं होता, वो बस उसकी मैजिक से ही चल रहा है। कागारी हानाको को वही बैठने देकर उसे लड़ने के लिए रेडी होती है, और तभी नोइरे उसके पास आके उसे अपनी इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन जैसे ही कागारी उस पर अटैक करने निकलती है, तभी नोइरे अपनी मैजिक से उसे स्टैचू बना देती है। उसके बाद वो उस पर एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन इससे कागारी को कुछ भी नहीं होती, जो नोइरे जानती थी। लेकिन हानाको को पता नहीं कि कागारी कितनी ओपी है, तो वो उसके आगे आके उसको डिफेंड करने लगता है। जैसे नोइरे देख के कहती है कि उसे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो उसको कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो उसके पास आके उसके पेट में स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो नीचे गिर के रोने लगता है। लेकिन तभी नोइरे कहती है लड़की की तरह एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो देखता है कि उसके पेट में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी कागारी नीचे गिर जाती है और उसके पेट से उसी जगह से खून निकलने लगती है जहाँ नोइरे ने हानाको को स्टैब की थी। नोइरे कहता है कि ये उसकी एक स्पेशल एबिलिटी की वजह से हो रहा है, जिसे कहते हैं डैमेज ट्रांसफर। जब तक वो दोनों पास होंगे तब तक जो भी उसे चोट लगेगा वो कागारी पर ट्रांसफर हो जाएगा। वो एक्सप्लेन करती है कि ये एबिलिटी उसके पास इसीलिए है क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी, जिससे कागारी उसके अंदर की पावर को यूज कर सकती है, और इसी वजह से वो इतनी पावरफुल है, और इसी वजह से अब कागारी को उसे प्रोटेक्ट करनी पड़ रही है। उसके बाद वो कहती है कि अगर वो उसे बचाना चाहता है तो
उसे उसको अपनी और भी पावर देना पड़ेगा, जिसको वो अपने अंदर की सफेद चीज से दे सकता है। और ये वो चीज नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, वो उसके अंदर रहने वाली स्पिरिट के बारे में कह रही है। जैसे नारुतो के पास नाइन टेल फॉक्स, वो उसे एक मैजिकल कैंडी दे के उसे उसके अंदर गतकने कहती है। जब वो उसे फोर्स करके खिलाने की कोशिश करती है और हानाको भी खाने ही वाला होता है क्योंकि शायद उसे स्टेप मॉम्स पसंद है, तभी कागरी ग्रीन कलर के फायर से उन दोनों को दूर कर देती है। फिर वो हानाको को कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए वो बननी पड़ेगी जो वो नहीं है। तभी चारों तरफ ग्रीन कलर की आग निकल के कागरी एक ग्रीन कलर की गॉडेस बन जाती है और उसके पास एक बड़ी सी ड्रैगन भी आती है, जिससे नोइरे समझ जाती है कि वो उससे हरा नहीं सकती। तो वो उन्हें बस स्टेशन में ही छोड़ के भाग जाती है, जहाँ हानाको जाग के देखता है कि कागारे ठीक हो गए हैं, लेकिन वो जाग नहीं रही। तो वो उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ नर्स कहती है कि वो ठीक है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो जाग जाएगी। उसके बाद वो घर आ जाता है और तभी उसे अपने पॉकेट में एक कैंडी मिलता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये वही चीज है जो नोइरे ने उसे खिलाने की कोशिश करी थी। वो उसे नहीं फेंकता और अपने ड्रॉयर में ही रख देता है, शायद ये उसको इमरजेंसी के टाइम जरूरत पड़े। अगले दिन कागारे हानाको को जिम में मैजिक की ट्रेनिंग देने ले आती है, जहाँ वो उसे विच की ड्रेस पहना के जंप करने कहती है। जब वो जंप करता है तब वो जिम रूम के रूफ तक पहुंच जाता है और फिर जब वो नीचे आता है तब उसे फिर से कागारी अपने बाहों में पकड़ लेती है। फिर वो उसे बिल्कुल इसी तरह से उठाने कहती है, जिसके बाद जब वो उसे उठाती है तब वो देखता है कि वो तो बहुत ही पतली है। तब कागारी कहती है कि ये उसकी ड्रेस उनको बहुत ही लाइट बना देती है। नेक्स्ट कागारी अपने हाथ में एक उड़ने वाले झाड़ू ला के बताती है कि वो उसे अपने हाथों के मूवमेंट से ला सकता है। तो हानुका भी ट्राई करता है, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं ला पाता। तभी कागारी का अलार्म बजता है तो वो कहती है कि टाइम आ गई है। तभी जिम में स्कूल के बच्चे आने लगते हैं। उसे देख के हानाको डर के कहता है कि उन्हें छुपना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको कोई भी नोटिस नहीं करता। तब कागारी कहती है कि ये उनकी ड्रेस की वजह से हो रही है, क्योंकि ये ड्रेस पहनने से लोग उन्हें नोटिस नहीं करते और नोटिस करे बिना ही वो लोग उन्हें रास्ता भी दे देते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो पूछती है कि क्या उसे ऊंचाई से डर लगता है। ये कह के वो अपनी जादू की झाड़ू में उड़ा के ले जाती है और कहती है कि वो दोनों तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक वो अपनी जादू की झाड़ू को नहीं निकाल पाता। और वो ये भी कहती है कि उसके जैसे विच जादू की झाड़ू में ही आसमान में ड्यूटी करती रहती है ताकि कुछ बुरा ना हो। और उनकी स्कूल में पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विच है जो उनकी स्कूल के आसपास ड्यूटी करती रहती है। कुछ देर उड़ने के बाद जब कागारी कहती है कि वो दोनों अब स्कूल में जाएंगे, तभी ये रास्ते में ही हानाको कुछ पुलिस को एक बच्ची को लूटते हुए देख के कहता है कि उनको उसे बचाना चाहिए। लेकिन कागारी कहती है कि ये उनकी काम नहीं है, उनका काम है सिर्फ शहर को बुरे विच से बचाना और इससे नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए पुलिस है। लेकिन हानाको उसकी बातों को नहीं सुनता और तभी वो अपने हाथ में जादू की झाड़ू को निकाल के कूद जाता है और किसी तरह से झाड़ू को कंट्रोल करके सीधा उन पुलिस से टकरा जाता है और वो पुलिस उसके ऊपर आके उसको सबक सिखाने की डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे कागारी आके उनको मैजिक से जला देती है। फिर हानुका उससे पूछता है कि वो तो कह रही थी कि वो नॉर्मल लोगों पर अटैक नहीं करती। तब वो कहती है कि वो सब विच थे, इसी वजह से उन्होंने उसे नोटिस करी जबकि वो ड्रेस पहना हुआ था। और वो दोनों जिसको बचाया था वो असल में हानुका की बहन की दोस्त थी और क्योंकि वो कोई विच नहीं है तो उसने कुछ भी नहीं देखी। इसी दौरान रूटिनबर्ग शहर में हम देखते हैं सील हुई मेडुसा को, जिसके चारों तरफ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन वो किसी तरह से सील को तोड़ के बाहर निकल जाती है और निकलते ही वो अपनी टेम्पोपो स्टूडेंट टीम से मिलने निकलती है। लेकिन यहाँ टेम्पोपो की टीम रेस्टोरेंट में हानुका को पकड़ के कागारी को हराने के प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन उनकी प्लान में एक प्रॉब्लम है कि कागारी उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है और हानुका हमेशा उसके साथ ही रहता है, तो वो उससे कैसे पकड़ेंगे। तभी उनमें से एक रिन उन्हें एक प्लान बताती है कि जब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब उनमें से एक हानुका को पकड़ लेगी और बाकी कागारी को संभाल लेगी। वो लोग इसी प्लान के साथ जाने की डिसाइड करते हैं और तभी नोइरे उनके पास जाके वो भी उनके प्लान में ज्वाइन होने के बारे में पूछती है। अगले दिन हानाको जाग के अपने स्कूल में जाने के लिए रेडी होने निकलता है और तभी उसकी छोटी बहन उसे मॉर्निंग कह के उसके बाल बनाने में हेल्प कर देती है। ये करते वक्त वो उसे पूछती है कि पिछले हफ्ते उसको किस लड़की ने कॉल की थी। वो इसे ये नहीं कहना चाहता कि उसे उनकी स्कूल की सबसे हॉट लड़की ने कॉल की थी, तो वो झूठ कहता है कि उसे बस सिस्टम से कॉल आया था। तो वो उसे पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो वो भला कॉल आने के बाद इतनी जल्दी क्यों बाहर चला गया था। इसे सुन के वो डरने लगता है और बाहर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और उसे वार्न करती है कि अगर उसने सच नहीं कहा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद वो कहती है कि उसे आजकल बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है कि वो कागारी उनकी स्कूल की क्वीन के साथ बाहर जाता है और इसी वजह से उसे स्कूल में बुली किया जाता है क्योंकि वो उसकी बहन है। तो वो उससे पूछती है कि वो उसके साथ क्या करता है और तभी उनकी मॉम उन्हें खाने के लिए बुलाती है। तो इस बार के लिए वो उसे छोड़ देती है, लेकिन वो उससे कहती है कि आज रात वो उसके रूम में कुछ पूछताछ करने जाएगी। इसी दौरान कागारी बस स्टॉप में हानाको की वेट करती है, लेकिन तभी उसे टेम्पोपो की टीम आके घेर लेती है। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हानाको को याद आता है कि आज तो उसे कागारी से जल्दी मिलना है, तो वो जल्दी से बस स्टॉप के लिए निकलता है। लेकिन तभी उसे टेम्पोपो अपने रोबोट के साथ पकड़ लेती है। उसे पकड़ के वो उसे कहती है कि अभी उसकी बाकी की टीम कागारी को बुरी तरह से पीट रही होगी क्योंकि
क्योंकि अब उन्हें उसकी कमजोरी के बारे में पता है, क्योंकि नोइरा ने उन्हें सब कुछ बता दी थी। तभी टेम्पोपो के 2 रोबोट हवा में ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद जब वो मुड़ के देखती है तब वह एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर उसके रोबोट के साथ खेल रहा होता है। तभी हानाको देखता है कि ये तो उसकी बहन काजुमी है और वो भी एक विच है, जिसे देख के टेम्पोपो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी प्लान काफी अच्छे से काम कर रही थी। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा रोबोट बुनी निकाल के उससे फाइट करने लगती है और बियर और बुनी के बीच एक बहुत ही घमासान लड़ाई होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बियर जीत जाएगा, लेकिन ये क्या, बुनी वापस से उस पर भारी पड़ रहा है और ये बियर की वापस ही उसने बियर को पकड़ के तार में ही फेंक दिया है, लेकिन वहां से आके बुनी उसके गले में ही वार करके पॉइजन अटैक कर दी है। ऐसा लगता है कि अब बियर हार जाएगा और बुनी फिर से तार को यूज करके उसे स्लैम करने आ रहा है और बियर ने उसे देख लिया है और ये एक ही बार में बुनी शाहरुख खान जीत। और तभी उसके पीछे से एक टीरेक्स आके उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद वो देखता है कि उसे बुनी और टीरेक्स दोनों तरफ से घेर ली है। और तभी काजुमी अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करके कोलोसल टाइटन जितनी बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को वही कुचल देती है, जिससे आधी शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब होने के बाद वो बियर से नीचे आके हानाको के पास आती है, तो वो उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे क्या लगता है जब प्रिंसेस उसके पास नहीं था तो कौन उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तो वो उसके हाथ को पकड़ के कागारी को बचाने जाने कहती है, लेकिन वो जवाब देती है कि उसे उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है। ये कह के वो अपनी बियर की तरफ दिखाती है जहाँ कागारी अपनी किताब को एंजॉय कर रही है। जिसके बाद वो उसके पास जाके पूछता है कहीं वो उससे चोट तो नहीं लगी, जिसे देख के काजुमा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे उसको थैंक्स कहना चाहिए। तो वो कागारी से कहती है कि उन्होंने एग्री की थी कि जब हानाको घर में होगा तब वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और जब वो स्कूल में जाएगा तब कागारी उसे प्रोटेक्ट करेगी। इसे सुन के हानाको रियलाइज कर दे कि उसकी बहन ने जो उसे सुबह कही थी वो असल में झूठ थी, क्योंकि उसे तो सब कुछ पहले से ही पता है। इसके बाद वो कागारी को बता दिया कि शहर में अभी कम से कम 30 स्टार विचेस आ गए हैं। अभी के लिए वो चुप है, क्योंकि शायद वो कुछ बड़े प्लान कर रहा है। इसी दौरान काजू ने स्कूल में टीवी को ऑन करके देखती है कि टेम्पोपो और काजुमी की फाइट की वजह से आधी शहर तबाह हो गई है। और यहाँ कागारी बताती है कि शायद उसे हानाको को 24 घंटे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, जिसके लिए वो उससे एक साथ रहने के बारे में कहती है। लेकिन नोइरे कुछ और ही प्लान कर रही है, क्योंकि उसने सारे टावर विचेस को अपनी बेस में ले आई है। और तभी हेडमिस्ट्रेस को खबर मिलती है कि मेडुसा अपनी सील से भाग गई है। और ये वीडियो यही पे खत्म। अगर आपको इस तरह से और भी वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।